Jai Shri Ram students, myself Dr. Jitendra Prajapati. I welcome you all on my YouTube channel, The Shikshit Bharat. And how are you students? I hope you all are very well and very fine. And students, I am very thankful to all of you for giving your love and your support. So please keep it maintain for you, है ना? So आपका सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम करता है, ये बात आप जानते ही हैं। सो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बना के रखिएगा, वीडियोस को शेयर लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करते रहिएगा, है ना, अच्छे मन से। सो स्टूडेंट्स, हमने अब तक की क्लासेस में कवर कर लिया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं और उनके सारे टाइप्स, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हमने अब तक की क्लासेस में कवर कर ली थी। और जो स्टूडेंट्स नए हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पे क्लिक कीजिए। आप जो प्रीवियस क्लासेज हैं, जो पहले की क्लासेज हैं, उन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप अपना रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ पोर्शन है इस चैप्टर का, वो कवर कर सकते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, चलिए आज की इस क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले थे उसके लिए मैं पहले आपको नोटिफाई कर देता हूँ, है ना। सो स्टूडेंट्स, वैसे तो हमने ओवरऑल इस चैप्टर को बाइंड अप कर लिया है ना। अब इस चैप्टर के कुछ ही पॉइंट बचे हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, और लास्ट एंड फाइनल 2 पॉइंट देखने हैं, रेनसिडिटी एंड कोरोजन, है ना। सो आज की क्लास में हम ऑलमोस्ट कवर कर देंगे, या तो इस क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम बाइंड अप कर देंगे, ठीक है। सो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। सो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, है ना। और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक एंड एजोथर्मिक रिएक्शंस एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ये नाम सुनने में बड़े बड़े हैं, बाकी इतने से रिएक्शन है। देखो एक एक मिनट में आपको कैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कराता हूँ ना। तो चलिए पहले हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देख लेते हैं ना। फर्स्ट है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, है ना, एक्सोथर्मिक। अब प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता है थर्मिक का मतलब क्या होता है? थर्मा का मतलब ही क्या होता है? वही थर्मामीटर वाला टेम्परेचर या हीट से होता है ना। और एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। और एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। ये तो होता है। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। और एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। और थर्मा का मतलब क्या होता है? हीट, है ना। सो देखो, एंडोथर्मिक किसे बोलेंगे? एंडोथर्मिक ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे जिनमें रिएक्शन के ड्यूरिंग हीट एनर्जी अंदर ले जाएगी, मतलब अब्जॉर्ब की जाएगी। सो स्टूडेंट्स, वी कैन से ए केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड और हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट या एनर्जी अब्जॉर्ब की जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, है ना। और दूसरा है अपना एक्सोथर्मिक। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका बिल्कुल उल्टा पुल्टा कर देने का, है ना। उल्टा पुल्टा कैसे करेंगे? देखो, एक्सो का मतलब बाहर, है ना, एग्जिट होना। सो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के ड्यूरिंग हीट या एनर्जी है वो रिलीज होगी, एनर्जी लॉस होगी, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो मुझे एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल बता दीजिएगा। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल वो सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगे जो हमने लास्ट क्लास था या सेकंड लास्ट क्लास था उसमें देखे थे। हमने देखा था कि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो बिना एनर्जी के कैरी आउट नहीं होता है, बिना एनर्जी के कंप्लीट नहीं होता है। किसी भी एनर्जी में हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, वो एनर्जी अंदर अब्जॉर्ब करेंगे रिएक्टेंट्स और उसके बाद में वो सब्सटेंस टूटना स्टार्ट करेंगे। तो सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे हो जाएंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे हमने देखा था कि हमारा जो AgCl है उसको जब सनलाइट दी जाती है, हमारे AgCl को क्या दी जाती है? सनलाइट दी जाती है ना। हमारे AgCl को सनलाइट दी जाती है तब वो किस में टूट जाता है? Ag और Cl में टूट जाता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या किया? इस AgCl ने सनलाइट अब्जॉर्ब किया और इसने अपनी औकात से ज़्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया, तो इसको एनर्जी हजम नहीं हो पाई और उस एक्सेस एनर्जी की वजह से, उस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से ये सब्सटेंस ब्रेक हो गया, टूट गया, है ना। और ऐसे ही हमने एक एग्जांपल और देखा था AgBr का, है ना। उसमें भी क्या बनता है? हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होता है और Ag + Br बन जाता है ना।
और हमने एक और देखा था ना PB3O4, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, PBO और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनमें देखो सारे के सारे रिएक्शंस क्या कर रहे हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें एनर्जी अब्जॉर्ब होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने देखा एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक तो आपको समझ में आ गया कि एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। और इसका एग्जांपल आपको याद हो तो मैंने हमारी फर्स्ट क्लास में बताया था, जिसको ये था कि कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका रिएक्शन हम जब वाटर से करवाते हैं या फिर चूने में पानी डालते हैं तो चूने का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट बनता है। अब इसमें जब रिएक्शन होता है ना, जब रिएक्शन होता है तब इनमें जो एनर्जी होता है वो अब्जॉर्ब ना होने की वजह से एनर्जी उल्टा बाहर रिलीज होता है। देखो ये पड़ा, एनर्जी रिलीज होगी बाहर आ गया ना। सो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। बस इसका आपको इतना ही ध्यान रखना है, डेफिनेशन आपको याद हो ही जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है, एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो अब चलिए अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ ना। चलिए फिर से देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। पहले तो आप समझिए प्रेसिपिटेट क्या होता है। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं ना जिनमें जब दो सोल्यूबल रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, सोल्यूबल का मतलब आपस में घुलने मिलने वाले दो सब्सटेंस आपस में रिएक्टेंट करते हैं, तो उनमें से एक तीसरा ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जो इनसोल्यूबल होता है। और जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। कहने का मतलब जब हम दो ऐसे सब्सटेंस की आपस में रिएक्शन कराते हैं जो आपस में कैसे होते हैं, घुलने वाले होते हैं, और उन घुलने वाले सब्सटेंस की रिएक्शन से एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, वाटर में घुलता नहीं है। उस बिना घुलने वाले सब्सटेंस को, उस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। और प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो सोल्यूबल सब्सटेंस की रिएक्शन से बनते हैं और वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, है ना। समझ में आया बात। सो a chemical reaction in which two soluble substances are react which each other to form a water insoluble substance, है ना। and this insoluble substance called a precipitate, and this reaction known as precipitation reaction. Is it clear? सो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिएगा आप, है ना, जब बेरियम क्लोराइड होता है ना, बेरियम, है ना, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हम सोडियम सल्फेट के साथ में करवाते हैं ना। बेरियम क्लोराइड छोटा लिख गया, दिखा नहीं जा रहा मेरे को, मुझे पता आपको दिख नहीं रहा ना। सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं ना, तो देखो क्या बनता है ना। वैसे पहले तो अब देखो मैंने एक चीज बताया था ना कि मेन रिएक्शन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब इसको वैसे तो क्या बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल रहे हैं, लेकिन इसको देखना होता है क्या एक्चुअल में, कैसी कौन सी मैकेनिज्म से होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट से नहीं होगा क्या, है ना। देखो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है हमारा बेरियम सल्फेट और क्या बच गया, NaCl। क्या बनता है, NaCl। अब इसमें देखो ये वाला इसके साथ भाग रहा है, ये वाला इसके साथ भाग रहा है, आयंस का एक्सचेंज तो हो रहा है। तो ये वैसे तो किसका एग्जांपल हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट का हो गया ना। लेकिन इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ये जो सब्सटेंस बनता है बेरियम सल्फेट, ये क्या होता है, ये इनसोल्यूबल होता है ना। ये भी बेरियम क्लोराइड होता है, ये एक्वस होता है ना। एक्वस होने का मतलब घुला होता है, सॉल्यूशन होता है। और सोडियम सल्फेट तो आप जानते ही कॉपर सल्फेट की तरह है ना, क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, सिल्वर नाइट्रेट कॉपर सल्फेट की तरह। तो ये दोनों क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं ना, लिक्विड होते हैं। ये दोनों आपस में घुल जाते हैं, दोनों मस्त अपनी मस्ती में घुल जाते हैं, लेकिन इनकी मस्ती से ये एक नया इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाता है ना, जो क्या होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, और वैसे इसका नाम होता है बेरियम सल्फेट। सो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। और आपकी नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं, ये रिएक्शन होता है ना, इस रिएक्शन का इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ किया जाता है।
ये बेरियम सल्फेट बनाने के लिए है ना। और बेरियम सल्फेट को हम जो एक्सरे करते हैं ना, वो हड्डी वड्डी का कंकाल निकालते हैं ना, एक्सरे करके फोटो खींचते हैं ना, महंगी वाली फोटो खींचते हैं। नॉर्मल फोटो 150 रुपये में खींची जाती है, लेकिन एक्सरे वाली फोटो 500-700 रुपये में खींची जाती है। तो एक्चुअली में जो एक्सरे प्रिंटिंग करते हैं ना, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ये बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं, है ना। सो ये ध्यान रख लेना। और एक एग्जाम्पल चलो और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे हमारा जो AgNO3 होता है, इसकी रिएक्शन जब NaCl के साथ में होती है, तब इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है AgCl और सोडियम नाइट्रेट, है ना। अब इस रिएक्शन में भी आप वैसे देख सकते हो कौन सा मैकेनिज्म है, डबल डिस्प्लेसमेंट वाला है। लेकिन ये जो AgCl भाई साहब होते हैं, ये बिल्कुल ग्रिट के फॉर्म में बनते हैं, दानों के फॉर्म में बनते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। सो इसको मैं बोलूँगा प्रेसिपिटेट, और इस वजह से इस रिएक्शन को मैं क्या बोल दूंगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो आपको समझ में आया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। बस इसका इतना सा है, बस छोटा सा रिएक्शन है ना। और एग्जाम में ये रिएक्शंस कभी पूछे नहीं गए हैं। एग्जाम में तो मैं आपको बता दूं, एक तो बैलेंसिंग से क्वेश्चन आता है ना, और एक के ज़्यादातर तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछते हैं या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछते हैं। और एक बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है एक बार 5 नंबर का, कि रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स को ले दे के सबको निपटा दो 1 नंबर से, मतलब 4 रिएक्शन बताने थे, ऐसा क्वेश्चन आया था। बाकी आपको बैलेंसिंग का क्वेश्चन पूछता है, और 1 नंबर का क्वेश्चन एक वो लास्ट में हम पढ़ेंगे आगे, रेंसिडिटी और कोरोजन, वहाँ से पूछते हैं। भाई ये रिएक्शन आपको आने तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ नया थोड़ी ना है, कुछ नया पढ़ा है क्या हमने, वही तो पढ़ा, बस घुमा फिरा के पढ़ लिया, है ना। सो प्रेसिपिटेशन आपको समझ में आया। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है ना, अरे गलत हो गया ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है ना। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है क्या, न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब न्यूट्रल बनाने का रिएक्शन। किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल बना रहे हैं, और उस न्यूट्रल बनाने के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, है ना। अभी तो थोड़ा ठीक चल रहा है यार, अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट होंगी ना, तो नाक से अगेरा वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा सब क्या ना, अभी तो खैर ठीक चल रहा है ना। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखो क्या होता है, सपोज करो हमारे पास ये वैसे है ना, इस चैप्टर की रिएक्शन नहीं है, एसिड और बेस वाले चैप्टर की रिएक्शन है। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन हम एक स्ट्रॉन्ग बेस से करवाते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस से करवाते हैं, तब ये बेस होता है वो इस एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, और एसिड है वो बेस के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये क्या कर देते हैं, ओवरऑल कैंसिल कर देते हैं, और फिर क्या बना लेते हैं, सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं ना। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मेरे पास NaOH है ना, NaOH क्या है, मेरा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और मेरे पास एक एसिड है H2SO4 मस्त वाला सल्फ्यूरिक एसिड। भाई एक बार कहूँ, किसी को एसिड फेंक के मारना हो ना, तो ये HCl मत चिपकाने का, ये वाला चिपकाने का, ये वाला खतरनाक वाला एसिड होता है, लेकिन ऐसा करने का नहीं है ना। एसिड होता है बच के रहने का, इससे बहुत खतरनाक होता है। सो NaOH होता है ना, NaOH रिएक्शन करता है इस स्ट्रॉन्ग एसिड से, ये स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे एक सोल्ट बन जाता है NaSO4, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन जाता है, ये एक सोल्ट बन गया। और साथ में ये देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये वाला OH क्या बना लेंगे, वाटर फॉर्म कर लेंगे, है ना। तो ये ऐसा रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और बाकी इस रिएक्शन को हम आगे अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, एसिड बेस वाले में। इस रिएक्शन का मैं डोमेस्टिक पर्पज बताता हूँ आपको, घर में क्या काम आ सकते हैं ना। एक्चुअल में जितने भी होते हैं ना वेस्ट, है ना, बीज, आई मीन टांटिया, मधुमक्खी, ये सारे होते हैं ना, ये सारे सब डंक मारते हैं, या फिर जो चींटी वगैरह होती है स्टिंग करती है, डंक मारती है, तब ये फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं हमारी बॉडी पे। कौन सा एसिड करते हैं, फॉर्मिक एसिड, या फिर उसको मेथिनोइक एसिड बोलते हैं। अब ये एसिड हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो हमारा स्किन होता है वो बर्न करने लगता है, जलने लगता है थोड़ा ना। तो यहाँ पे एसिड का एक्सेस हो गया, तो एसिड को न्यूट्रल करना है, क्या लेके आओ, बेस लेके आओ। तो उसके लिए हम नमक वगैरह, फिटकड़ी वगैरह यूज करते हैं ना, एलम वगैरह। तो ये क्या हो जाता है, वहाँ पे ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, और वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। सो